प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में या पिछले व्याख्यान में मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी कहानी का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप तथा हिंदी कहानी के तत्व आदि पर व्याख्यान दे चुका हूँ। उसी क्रम में मैं आपके सामने आज हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर बात करना चाहूँगा। विकास यात्रा को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हिंदी कहानी किस प्रकार से किन किन कालों से गुजरती हुई आगे बढ़ी, कैसे कैसे विकसित हुई, इन्हीं बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए आपके समक्ष हिंदी कहानी की विकास यात्रा को प्रस्तुत करूंगा। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के रूप में मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारत में हिंदी कहानी का प्राचीन रूप हमें कथा के रूप में देखने को मिलता है। हिंदी में रीतिकाल तक गद्य का अभाव रहा, तथापि हिंदी के प्रबंधकों, गीतों और मुक्तकों में कथा ने अपना स्थान और नीति काव्यों में कथा का समावेश मिलता है। रीतिकालीन काव्य में राधा कृष्ण का कथाओं को भी कवियों ने स्थान दिया था, किंतु हिंदी के आधुनिक काल की कहानी कथा से भिन्न रूप में पश्चिमी प्रभाव से विकसित हुई थी। हिंदी में इस विधा ने बड़ी तेजी से प्रगति की है तथा हिंदी कहानी की तुलना विश्व की किसी भी समृद्ध भाषा की कहानी से की जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास क्रम को मोटे रूप में निम्नलिखित इस प्रकार से बांटा जा सकता है। तो जो पहला काल है हिंदी कहानी की विकास यात्रा का, वह है आविर्भाव काल, या जिसे हम कह सकते हैं विकास काल। आविर्भाव काल से मतलब है कि हिंदी कहानी का प्रारंभिक काल क्या है, किस प्रकार से हिंदी कहानी विकसित हुई। तो पहला काल का नाम है हिंदी कहानी की विकास यात्रा के अंतर्गत आविर्भाव काल। भारतेंदु से पूर्व ही आधुनिक कहानी की कथात्मकता का सूत्रपात पौराणिक कथाओं पर व अतिरंजित कल्पना पर आधारित लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र की नासिकेत उपाख्यान तथा इंसा अल्लाह खान की रानीकेत की कहानी जैसी रचनाओं में हो गया था। कुछ लोग तो रानीकेत की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते, किंतु रानीकेत की कहानी में संयोग तत्व की बहुतायत है। इन रचनाओं अथवा इस प्रकार की अन्य रचनाओं में चमत्कार पूर्ण तथा आश्चर्यजनक एवं अलौकिक घटनाओं की भरमार है। इन रचनाओं के पश्चात भारतेंदु के साथ कहानीकारों की लंबी कतार कहानी लेखन में प्रवृत्त हुई, जिसने कहानी को सार्थक रूप देकर के अभिव्यक्ति का सक्षम माध्यम बनाने का प्रयास किया। इस युग में निकलने वाली जो पत्रिकाएं थी, जिनमें मैं आपके सामने कहना चाहूंगा सरस्वती पत्रिका, सूरदर्शन, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, हिंदू आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, या ये इस युग की प्रमुख पत्रिकाएं थी जिनमें इस युग की कहानियां प्रकाशित हुई। सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्णलाल आदि हिंदी विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का स्पष्ट प्रभाव है, किंतु शिल्प की दृष्टि से यह कहानी निसंदेह एक नूतन कहानी भी थी। इसके बाद सन 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कुछ लोग दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। निश्चय यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। इसके पश्चात हिंदू में ही 1911 में प्रसाद की ग्राम कहानी प्रकाशित हुई,
1913 में कौशिक की रक्षाबंधन तथा राधिका रमण प्रसाद की कानों में कंगना और 1916 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद, मेले का ऊंट बालमुकुंद गुप्त, 11 वर्ष का सपना रामचंद्र शुक्ल आदि कहानियां इस युग की और उल्लेखनीय कहानियां हैं। इस युग की जो कहानियां हैं वो सामान्यतः वर्णन प्रधान हैं। उनमें घटनाओं के कुतूहल पूर्ण चमत्कार की प्रधानता है तथा लेखकों का आग्रह संयोग तत्व और आकस्मिकता के प्रति खूब रहा है। इस युग की कहानियों में वातावरण का चित्रण अवश्य है, मगर वातावरण पात्रों के साथ घुला मिला न होकर के वर्णन के लिए उपयुक्त हुआ है। इस युग की कहानियों में उद्देश्य भावना को खूब पोषण मिला तथा कहानियां नीति या आदर्श की स्थापना पर बल देती हैं। इस युग की कहानियां की भाषा सहज भी है और अलंकृत भी है। इस प्रकार से हिंदी कहानी का आविर्भाव काल रहा। इस युग के प्रमुख कहानीकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बंग महिला, यशोदानंदन, अखौरी, पार्वती नंदन, सूर्यनारायण दीक्षित, कार्तिक प्रसाद खत्री, जयशंकर प्रसाद, राजा राधिका रमण, प्रसाद सिंह, जीपी श्रीवास्तव, गिरिजा दत्त वाजपेयी, ज्वाला दत्त शर्मा आदि लेखकों का नाम लिया जा सकता है। इसके पश्चात हिंदी कहानी की विकास का दूसरा युग है प्रेमचंद्र काल। आविर्भाव काल को समझने के पश्चात आपके समक्ष बतलाना चाहूंगा कि हिंदी कहानी क्षितिज पर प्रेमचंद का आविर्भाव नए युग की शुरुआत करता है। इस युग के कहानीकारों में हिंदी कहानी को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक भूमि दी तथा कहानी में प्राचीन संस्कारों की रूढ़ि के प्रति विद्रोह, सामाजिक यथार्थ की चेतना के अनुरूप नवीन संस्कारों के बीजारोपण का भी प्रयास किया। इस युग के अग्रणी लेखक प्रेमचंद और प्रसाद माने जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियां सामाजिक समस्याओं तथा यथार्थ चेतना से जुड़ी हुई हैं एवं मनोविश्लेषणात्मक भी हैं, जबकि प्रसाद की कहानियां रूमानी और आदर्शवादी हैं। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, नशा, कफन, फूस की रात आदि प्रेमचंद की इस युग की प्रमुख कहानी मानी जाती हैं। इसी तरह से दासी, पुरस्कार, आकाशदीप, मधुआ आदि प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी मानी जाती हैं। इस युग के कहानीकारों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक वो जो प्रेमचंद से प्रभावित था, दूसरा वो वर्ग जो जयशंकर प्रसाद से प्रभावित था। इस युग की कहानियों में आदर्शवादीता तो है, किंतु उनके कथानक संघर्ष के यथार्थ को महत्व देते हैं। यानी ये कहानियां संघर्ष करती हुई नजर आती हैं, संघर्ष को उजागर करती हैं। कहानीकारों ने कथानक में घटना बहुलता को महत्व नहीं दे करके पात्रों के संघर्ष को कहानियों का कथ्य बनाया। इस युग की कहानियां सामाजिक जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं को बयान करती हैं। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र यथार्थ की भूमि पर खड़े हैं। यद्यपि इस युग की कहानियों के पात्र यथार्थ और आदर्श के द्वंद्व में फंसे भावुक और कृत्रिम से रह गए हैं। प्रेमचंद युग में कहानी में वातावरण का चित्रण किसी भाव की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए होता है, साथ ही पात्रों के मनोव्यापारों को उद्घाटित करने के लिए भी हुआ है। इस युग की कहानियों में व्यवहारिक मनोविज्ञान का उपयोग भी सफलता के साथ हमें देखने को मिलता है। इस युग की कहानियों को हम उपदेशात्मक नहीं कह सकते, मगर सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा
के प्रति कहानीकारों का आग्रह अवश्य रहा है, अवश्य दिखाई देता है। दो युगों के बाद में तीसरा युग आता है, वो है प्रेमचंदोत्तर काल, यानी प्रेमचंद के बाद के कहानी विकास यात्रा के युग। इस युग के कहानीकारों पर फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणवाद और अचेतन मन संबंधी अध्ययन का बहुत प्रभाव पड़ा है। जैनेन्द्र अज्ञे, इलाचंद्र जोशी इस युग के तथा इस धारा के प्रतिनिधि कहानीकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र की कहानी पर मनोविज्ञान के साथ उनके दार्शनिक चिंतन का भी प्रभाव पड़ा है। अज्ञे की कहानियों में मनोविश्लेषणवादी हैं, पर उन पर राजनीति का भी प्रभाव है। इलाचंद्र जोशी की कहानियां शुद्ध मनोविश्लेषणवादी हैं, जिनमें पात्रों की कुंठाओं का चित्रण हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि इस युग की साहित्यकारों की कहानियों में मनोविज्ञान के साथ कहानी को यथार्थ धरातल पर उतरता हुआ देखा जा सकता है। इन कहानीकारों की दृष्टि में, इस युग के कहानीकारों की दृष्टि में कहानी व्यक्ति के अंतर जगत पर ही नहीं, बल्कि उसके बाहरी संघर्ष पर भी रही। इस युग के कहानीकारों में हम प्रमुखतया से नाम ले सकते हैं, जिनमें है यशपाल की अस्क, विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग के जो कहानीकार हैं, प्रेमचंद युग के जो कहानीकार हैं, इन्होंने अपनी कहानियों में निम्न वर्ग के पात्रों के दुख सुख को अभिव्यक्त कर शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। इन लेखों पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता हुआ नजर आता है। ये संघर्ष को बल देते हैं, समानता की भावना पर बल देते हैं, यथार्थवादी चिंतन को बढ़ावा देते हैं और रूढ़िवादी परंपराओं या कथानकों को ये परित्याग की बात करते हैं। अगला जो आता है, इसके बाद में आता है नवीन युग। नवीन युग हिंदी कहानी की विकास यात्रा में 1950 के बाद प्रारंभ होता है। 1950 के पश्चात की जो कहानी है, उन्हें हम नवीन युग की कहानी के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं। इस युग की कहानियों के विषय में कह सकता हूं कि जो प्रवृत्तियां इस काल की कहानी में मिलती हैं, उनका सूत्रपात प्रेमचंद्रोत्तर काल में ही हो गया था तथा प्रेमचंद्रोत्तर काल के पर्याप्त कहानीकार आज तक कहानियां लिख रहे हैं। इस युग की नई पीढ़ी के जो कहानीकार हैं, उन्होंने अपने कहानियों में कथ्य, शिल्प और भाषा की दृष्टि से कहानी को नई आधारभूमि प्रदान की। इस युग की कहानी संबंधी सभी परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ा है तथा इस युग का कहानीकार अपने परिवेश की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक है। यानी इस नवीन युग की जो कहानी है, 1950 के बाद में की कहानी, इस युग का जो कहानीकार है, अपने आसपास का जो परिवेश है, जो सामाजिक परिवेश है, उसके मद्देनजर वो कहानियां लिखता है और उस परिवेश के प्रति काफी जागरूक है। व्यक्ति और परिवेश का जो संघर्ष व्यक्ति के जीवन के चेतन, अचेतन तथा उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, उसको इस युग की कहानी में अभिव्यक्ति मिलती है। महानगरीय जीवन, औद्योगिकरण, जनतंत्र की अवधारणा, आर्थिक वैषम्य आदि के कारण आए परस्पर संबंधों में परिवर्तन तथा उनके अंतर्विरोधों को इस युग की कहानी रेखांकित करती है। स्त्री पुरुष, मां पुत्र आदि के बदलते रिश्तों को नई दृष्टि से इस कहानी में देखा है। आम आदमी के जीवन संघर्ष को आज की कहानी ने पूरी गरिमा के साथ उभारा है।
तथा मानवीय संवेदनाओं को नए सिरे से परिभाषित किया है। इसके साथ ही इन कहानियों में सांकेतिकता, प्रतीक योजना, बिंब विधान आदि की दृष्टि से आज की कहानी में नई संभावनाएं पाई जाती हैं। सांकेतिकता के संदर्भ में जिक्र करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि नामवर सिंह यहां तक कहते हैं कि आज की कहानी संकेत करती नहीं बल्कि संकेत हैं। बहुत अच्छी बात बताई है डॉक्टर नामवर सिंह जी ने कि आज की कहानी संकेत करती नहीं बल्कि संकेत हैं। इस युग के कहानीकारों में प्रमुख रूप से यदि मैं बात करूं तो धर्मवीर भारती, रेणु, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, मार्केंडे, मंडू भंडारी, भैरव प्रसाद गुप्त, उषा प्रेमदा, हरिशंकर परसाई, शेखर की जीवनी यानी शेखर जी जोशी, भीष्म साहनी, अमरकांत, कुलभूषण, निर्मल वर्मा, रमेश बख्शी, शैलेश मटियानी, श्रीकांत वर्मा, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, महीप सिंह, मणि मधुकर, रमेश उपाध्याय आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इस तरह से नई कहानी की विकास यात्रा के पश्चात स्वतंत्रता के बाद हिंदी साहित्यिक जगत, हिंदी कहानी के साहित्यिक जगत में या हिंदी कहानी के साहित्य में स्वतंत्रता के पश्चात कहानी की कुछ नई धाराएं और विकसित हुई। सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी कहानी के क्षेत्र में कई आंदोलन धाराएं प्रस्फुटित हुई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है नई कहानी। नई कहानी नाम 1956 में कहानी पत्रिका के कहानी विशेषांक में पहली बार नाम दिया गया। इसी अंक में नई कहानी की नई संवेदनाओं और संभावनाओं को लेकर डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर सुरेश सिन्हा आदि समीक्षकों ने तथा मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल आदि कहानीकारों ने नई कहानी संबंधी चर्चाओं को आगे बढ़ाया। नई कहानी के विषय में मैं आपसे कहना चाहूं कि नई कहानी उस बदलते परिवेश की कहानी है जिसमें परंपरागत सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन, पुराने मूल्यों का अस्वीकार, औद्योगिकरण से व्युत्पन्न जीवन समस्याएं, आर्थिक विशेषताएं तथा वर्ग संघर्ष, अनास्थापूर्ण व्यक्तिवादिता, महानगरीय जीवन का आतंक, बदलते परस्पर संबंध आदि समाविष्ट हैं। नई कहानी में कहानीकार ने इस नए परिवेश को ईमानदारी से अभिव्यक्ति दी है। इसके पश्चात कहानी की विकास यात्रा में ही स्वतंत्र तो जो कहानियां हैं उनमें नई कहानी के पश्चात एक दूसरी प्रकार की कहानी विकसित हुई जिसे सचेतन कहानी के नाम से भी संबोधित किया गया। कहानी के क्षेत्र में सचेतन कहानी नाम से दूसरी काव्यधारा का आविर्भाव हुआ, जिसकी शुरुआत आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से डॉक्टर महीप सिंह द्वारा संपादित होती है। इसमें कहा गया सचेतन कहानी एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया जाता है और जाना भी जाता है। कितनी अच्छी बात कही सचेतन कहानी के विषय में कि आदमी अपनी जिंदगी के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहता है। ये भाव निकल करके आ रहा है। अपने हर पल हर क्षण, जो जिंदगी के हर पल हर क्षण हैं उनके विषय में बराबर सचेत रहता है। यानी सचेतन कहानी एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। सचेतन कहानी को स्थापित करने के प्रयास के चलते खूब रहे, प्रयास खूब चलते रहे, मगर ये अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हो सका कि सचेतन कहानी नई कहानी से किस प्रकार अलग है। इसलिए सचेतन कहानी का कोई अलग व्यक्तित्व नहीं बन पड़ा, यानी कोई बहुत ज्यादा हिंदी कहानी जगत में कोई बहुत बड़ी अपनी पहचान नहीं बना पाई। इन दोनों कहानियों के पश्चात यानी नई कहानी और सचेतन कहानी
के पश्चात हिंदी कहानी जगत में 1960 में के पश्चात अकहानी नाम से एक और काव्यधारा सामने आई। अकहानी फ्रांस में जन्मी एंटी स्टोरी का भारतीय रूपांतरण है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने अकहानी के संबंध में लिखा है, अकहानी कहानी की धारणागत प्रतीति से अलग एक स्थापित काव्यधारा है जो कहानी के सभी वर्गीकरणों, मूल्यांकन आधारों और पूर्व समीक्षकों को अस्वीकार करती है। अकहानी अमूर्त कथा विधान अथवा कथाहीन कहानी है। कितनी अच्छी बात बताइए समझने के लिए कि अकहानी अमूर्त कथा विधा अथवा कथाहीन कहानी है। इसके पश्चात 1970 तक आते आते नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी आदि आंदोलन अवसान को प्राप्त हो गए। यानी ये जो तीनों आंदोलन चले थे 1970 तक पहुंचते पहुंचते कहानी के 1956 से जो प्रारंभ हुई यात्रा, नई कहानियों की यात्रा 1956, फिर 1960 तक और 1970 तक आते आते ये तीनों कहानी यात्राएं यानी नई कहानी, अकहानी और सचेतन कहानी ये बिल्कुल अवसान को प्राप्त हो गई, यानी समाप्ति की ओर हो गई। तो 1972 में कमलेश्वर ने सारिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया था। कमलेश्वर ने, यानी समानांतर कहानी के जो सूत्रधार हैं वो हैं कमलेश्वर, जिन्होंने सारिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। इब्राहिम शरीफ, कामता प्रसाद, ललित मोहन अवस्थी, डॉक्टर वचनदेव राय आदि ने समांतर कहानी पर लेख लिखे। हालांकि ये कहानी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं चल पाई। इस कहानी में प्रतिबद्धता, नई रचनाशीलता तथा आम आदमी के सुख दुख दर्दों की पक्षधरता समांतर कहानी के विविध पक्ष देखने को मिलते हैं। कहानीकारों की लंबी पीढ़ी समांतर कहानी के साथ जुड़ी तथा इन लोगों ने समांतर कहानी पर खूब बहसें भी की। इसके पश्चात हिंदी कहानियों में चौथी कहानी या चौथी या पांचवी कहानी विकसित हुई, जिसे एक जनवादी कहानी के नाम से जानते हैं। ये 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई और इस विचार मंच के स्थापित होने के साथ ही कहानी जगत में एक नई बहस प्रारंभ हुई तथा 1982 में जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ जनवादी कहानी आंदोलन की आधारशिला रखी गई। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में तो एक जनवादी विचार मंच बना था 1977 में, लेकिन 1982 में जनवादी लेखक संघ की स्थापना हुई और इस जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ ही 1982 में जनवादी कहानी आंदोलन की एक आधारशिला रखी गई। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि 1982 से जनवादी कहानी का प्रारंभ हुआ, यह माना जाता है। कलम, कथन, उत्तर गाथा, उत्तरार्ध, कंक आदि पत्रिकाओं में जनवादी कहानी की व्यापक चर्चा हुई। इस कहानी आंदोलन की व्यापक दृष्टि रखते हुए अपने आप को प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ा इन कहानीकारों ने तथा प्रेमचंद, यशपाल, रांगे राघव, अमरकांत, मार्केंड की कहानियों से जोड़ा। इस परंपरा को ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, इसराइल आदि ने आगे बढ़ाया। रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश, हेतु भारद्वाज, असगर वजाहत, उदय प्रकाश, राजेश जोशी, सुरेंद्र मान, धीरेन्द्र अस्थाना आदि हिंदी कहानी की जनवादी परंपरा के आधुनिक हस्ताक्षर माने जाते हैं। वस्तुतः प्रेमचंद की कहानी परंपरा ही हिंदी कहानी की वास्तविक कहानी परंपरा है तथा नई पीढ़ी के लोग इसी परंपरा पर आगे बढ़कर
बढ़ाकर हिंदी कहानी की विकास यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं। तो नई कहानियों के इन 3-4 स्वरूपों को व्याख्यायित करने के पश्चात या स्पष्ट करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकल कर सामने आए कि 90 दशक के समाप्त होते होते हिंदी कहानी के विषय में कतिपय साफ साफ निष्कर्ष दिखाई देते हैं। तो कुछ निष्कर्ष निकल के आए, उन बिंदुओं को आपके सामने इंगित करना चाहूंगा। कि पहला निष्कर्ष निकल के सामने आया कि जनवादी प्रगतिशील कहानी धारा ही हिंदी कहानी की मुख्य धारा बन गई। अकहानी तथा समानांतर कहानी जैसे आंदोलनों की निरर्थकता ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी है। यानी अकहानी और समानांतर कहानी जो आंदोलन चले थे वो निरर्थक हो गए, बेकार हो गए और वो नहीं चल पाया ज्यादा। दूसरा निष्कर्ष यह निकल के सामने आया कि अतिक्रांतिकारिता और भक्त संघर्ष के सरलीकरण की फार्मूला बद्धता से हिंदी कहानी ने मुक्ति प्राप्त की। कथाकारों का ध्यान कहानी के रचाव की प्रक्रिया पर पूरी तरह गया है। तीसरा निष्कर्ष निकल के सामने आया कि लोक और क्षेत्र के गद्य ने हिंदी कहानी की भाषा को नई अर्थवत्ता प्रदान की। चौथा निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि निम्न मध्यम वर्ग अब कहानी का केंद्रीय चरित्र नहीं रहा, प्रत्युत व्यापक जीवन फलक को समेटने का प्रयास हिंदी कहानी ने किया है। पांचवा निष्कर्ष निकल के सामने आया कि हिंदी कहानी में नए प्रयोग कम हुए हैं। फैंटेसी तो बहुत ही कम लिखी गई है, किंतु इनके अभाव में हिंदी कहानी के शिल्प विधान में बराबर निखार आता गया है। यानी शिल्प विधान की दृष्टि से कहानी में काफी चेंजेज आते चले गए। और लास्ट जो निष्कर्ष निकल के सामने आया अंतिम, कि जीवन की विसंगतियों पर प्रहार करने के लिए व्यंग्य का प्रयोग हिंदी कहानी में बराबर होता रहा है, किंतु इधर कहानी के व्यंग्य के साथ गतिशील यथार्थ के संवेदनशील चित्रण पर भी अधिक बल रहा है। यानी कहानीकार की जो संवेदनशीलता है वो बराबर बरकरार बनी रही। कहानी विधा इस प्रकार से अपनी इन युगों से गुजरती हुई, इन दशकों से गुजरती हुई, इन विकास यात्राओं से गुजरती हुई आज भी निरंतर हिंदी जगत में कहानी एक विधा के रूप में प्रचलित है, चल रही है। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूंगा कि कहानी का भविष्य उज्जवल है। यद्यपि आज का युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने समग्र साहित्यिक जगत के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कहानी उससे प्रभावित भी हुई है, किंतु श्रेष्ठ कहानी साहित्य का प्रयोग वह मीडिया भी कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जो श्रेष्ठ कहानी साहित्य है वो बराबर पनप रहा है। यानी कहानी साहित्य का भविष्य उज्जवल है, वो किसी भी प्रकार से विलुप्त होने वाली नहीं है। इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष हिंदी की विकास यात्रा और हिंदी की विकास यात्रा स्वतंत्रता के पश्चात नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, उसके पश्चात जनवादी कहानी तक आते 90 दशक तक आते आते जनवादी कहानी तक आते आते कहानी की एक नए स्वरूप में बराबर आज प्रचलित है, चल रही है। साहित्य जगत में अपनी विशिष्टताओं के साथ में बराबर बनी हुई है, अपना स्थान बनाए हुई है। तो मुझे लगता है कि आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी से संबंधित जो विषय वस्तु है उस पर मैंने 2 व्याख्यान दिए हैं। इन व्याख्यानों से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बीए पाठ प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में कहानी से संबंधित जो ये वर्णन है ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा, उपयोगी होगा। आप सभी को व्याख्यानों को ध्यान से सुनने के लिए मैं कहूँगा कि आप जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं उनको आप ध्यान से सुने, अनुशीलन करें, उनको बार बार सुने। बार बार सुनने से आपके दिमाग में, आपके मन में इन व्याख्यानों को सुनने के पश्चात ज्ञान में वृद्धि होगी, अभिवृद्धि होगी, जो आपके लिए हितकर होगा, लाभकारी होगा। अगले
व्याख्यान में आपके समक्ष आपके पाठ्यक्रम जो निर्धारित कहानी है, पहली कहानी है, उसके विषय में अध्ययन कराएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।